आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है यूपी, टीजीटी और पीजीटी की क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही है, जिसमें कि हमारा टीजीटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया और पीजीटी का बहुत सारा सिलेबस इसमें हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। जिसमें से आज का हमारा टॉपिक है अंतःस्रावी तंत्र। बस कुछ टॉपिक बचे हैं, बाकी बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हम जानेंगे अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। ये इसके भाग कितने हैं और इसके अंतर्गत ये स्रावित कैसे होती है, सभी के बारे में हम जानेंगे। अब बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाएंगे एग्जाम्पल के साथ, जिससे आपको ये टॉपिक इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपका इससे कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप तो ऐसे ही क्वेश्चन उसको सही कर लेंगे। तो उसमें ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं, बस जो बात आपको बताई जा रही है बस आप उतना ही ध्यान रखें और उसको याद रखें, ठीक है। और याद रखने की जरूरत भी नहीं, आपको इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप उसको कभी भूलेंगे ही नहीं। तो अंतःस्राविक ग्रंथियाँ क्या होती हैं, ठीक है। ये हार्मोन को जो हमारी, देखिए, अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, हार्मोन्स, जो हमारा हार्मोन्स होता है उसको स्रावित करती है। और ये क्या करता है, ये हमें जैसे कि ये एक नली, ठीक है, नली जिसे डक्ट भी कहते हैं, ठीक है, डक्ट। हाँ, तो जैसे कि अगर हमारा इसको भागों में अभी आपको सब समझ में आएगा। जैसे अंतःस्रावी तंत्र है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जो ब्लड, जो रक्त से नहीं बहती, किसी नली से बहती है, ठीक है, रक्त में नहीं बहती और नली में बहती है, वो होता है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। और इसमें इसमें क्या बहती है, एंजाइम, एंजाइम जो होता है वो इसमें बहता है, ठीक है। वो रक्त में नहीं जाता। आप तो देखते होंगे ना, जैसे कि हमारा मुंह में लार जो उत्पन्न होता है, तो क्या वो रक्त लार क्या रक्त उसमें मिला होता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप पाचक एंजाइम होते हैं जो हमारे पैनक्रियाज से जो हमारा जूस निकलता है, या फिर जो हमारा जितने भी पाचक एंजाइम हैं जो निकलते हैं, क्या उसमें ब्लड मिलता है? नहीं ना। तो जो ब्लड से नहीं आता, ठीक है, ब्लड उसमें टच नहीं करता, वो किसी नली के माध्यम से बहता है। तो वो क्या होता है, हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियां। जैसे यकृत, यकृत क्या करता है, पित्त, पित्त स्रावित करता है, ठीक है। तो जो पित्त होता है, क्या पित्त में ब्लड मिला होता है? नहीं, ब्लड नहीं मिलता। वो किसी जाके वो पित्ताशय में इकट्ठा होता है, फिर पित्ताशय से जाता है पाचक एंजाइम, फिर पूरा भोजन को वो पचाता है, ठीक है। तो वो नली के माध्यम से जाता है, ना कि रक्त के माध्यम से। जो रक्त के माध्यम से नहीं जाता है और नली के माध्यम से जाता है, वो कहलाता है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। ये हमारे शरीर के अंदर ही होता है, ये नहीं कि हमारे शरीर के बाहर है और तो बाह्यस्रावी हो गया, अंदर है तो अंतःस्रावी, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि जो नली के माध्यम से जा रही है वो अंतःस्रावी, जो बाह्यस्रावी वो हो गई जो हमारे रक्त में जाके डायरेक्ट मिल जाते हैं, रक्त में मिलकर हमारे पूरे शरीर में, रक्त क्या करता है, पूरे शरीर में दौड़ता है, तो उसके माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। तो इतना समझ में आया, ठीक है। तो हम अंतःस्रावी के बारे में हम बात करें तो इसको तो हम पढ़ चुके हैं, इसे नहीं पढ़ना। हमारे सिलेबस में हमारा बाह्यस्रावी दिया गया है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। अंतःस्रावी तो आपको बहुत पहले पढ़ा पढ़ा दिया गया है ना। तो जो भी एंजाइम्स हैं, जो भी निकलते हैं, हम उनका क्या कार्य है, सब कुछ आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाया गया है। तो आज हम बात करेंगे बाह्यस्रावी ग्रंथियों के बारे में, ठीक है। इसके बारे में देख लें, थोड़ा सा अंतर यहाँ भी दिया गया है, वो भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आपको तो बहुत अच्छे से समझा दिया गया, समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है वो क्या होता है, ये एंजाइम स्रावित करती है, आपको बताया गया ना। और जो अंतःस्रावी होता है वो हार्मोन स्रावित करता है। हार्मोन क्या होता है, हमारे ब्लड के साथ, जो हमारे रक्त के साथ मिल जाता है, क्योंकि हार्मोन रक्त के साथ बहता है, पूरे शरीर में पहुंचाता है। फिर आता है बाह्यस्रावी ग्रंथि, एंजाइम का स्राव वाहिनी में करती। वाहिनी मतलब क्या, नली में, नली में, डक्ट में, ठीक है। त्वचा ग्रंथि, पाचन ग्रंथि। जैसे त्वचा ग्रंथि में
जो ऑयल ग्रंथि होती है, ठीक है, ऑयल ग्रंथि जो तैली, जैसे हिंदी में कहते हैं तैली ग्रंथि, तो उसमें क्या होता है, हमारे शरीर में जो तेल निकलता है या हमारे शरीर में जो पसीना निकलता है, क्या उसके साथ रक्त भी आता है? नहीं ना। तो ये क्या हो गया, रक्त नहीं आता, तो ये जो ग्रंथियों से जो निकलते हैं ना हमारे नली के द्वारा, वो बाह्यस्रावी ग्रंथि कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पे दिया अंतःस्रावी ग्रंथि स्रावी पदार्थ को स्राव वाहिनी में नहीं बल्कि सीधे रुधिर में छोड़ती है, जैसे पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। तो जो हमारे डायरेक्ट रक्त के माध्यम से शरीर में पहुंचती है, ठीक है, वो होता है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि। फिर आता हमारा इनका स्रावी पदार्थ वही कार्य करता है जहाँ वो स्रावित होता है, तो ये जहाँ से स्रावित होता है वो वहीं पे कार्य करता है, लेकिन ये विशिष्ट स्थान पर पहुंचकर वो कार्य करता है, क्योंकि ब्लड के माध्यम से वो जाता है, तो ब्लड हमारे पूरे शरीर में घूमता फिरता रहता है, तो वो जहाँ उसकी ज़रूरत है वो वहाँ पे कार्य करता है। और एक बात, ये प्रोटीन के बने होते हैं एंजाइम, ठीक है, और ये स्टेरॉइड के ज़्यादा स्टेरॉइड के पूरे ये बने होते हैं, ठीक है, उसकी प्रोटीन्स में बहुत कम मात्रा होती है, तो इसलिए हम स्टेरॉइड के जो हार्मोन्स बने होते हैं स्टेरॉइड्स के बने होते हैं, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। इतना समझ में आया? कोई भी आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात करें हार्मोन्स के बारे में, तो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स शरीर में विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं उच्च कोटि के जंतुओं में तंत्र के, मतलब हार्मोन्स ज़्यादातर हम कहें तो ये हार्मोन्स जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, और ये क्या स्टेरॉइड के बने होते हैं, ठीक है। ये विभिन्न अंगों के जो के द्वारा क्या होता है, हार्मोन्स निकलते हैं। ये हार्मोन्स क्या करते हैं हमारे शरीर में उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल और लवण की मात्रा आदि क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ें आप इतना जानें, ठीक है। हार्मोन के दो प्रकार हैं, ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार देख लीजिए, परिसंचारी हार्मोन और विसंचारी हार्मोन, ठीक है। दो प्रकार होते हैं। जो परिसंचारी हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, वो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हो ऐसे हार्मोन है जो परिसंचरण के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंच जाते हैं, किंतु उनका प्रभाव कुछ लक्षित अंगों पर ही दिखाई पड़ता है, ठीक है। ज़्यादा भी धीमी गति से बहते हैं और कुछ ही स्थान पर जाकर वहाँ पे क्रिया करते हैं, ठीक है। जो विसरणशील हार्मोन होते हैं वो ऊतकों में होती है, इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, ऊतकों में होती है, और विसरण द्वारा ऊतक में फैल जाते हैं। इसका प्रभाव स्थानिक तथा अल्पकाल के लिए होता है, तो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता, कुछ टाइम के लिए होता है, ठीक है। हार्मोन असंतुलन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो ये हमारी अनियमित जीवन शैली हो सकती है, कुपोषण के समय भोजन ना करना, अत्यधिक तनाव होना, व्यायाम ना करना, तो जो हमारे शरीर में जो हार्मोन्स का इनबैलेंस होता है ना, तो इसी कारण अगर किसी को पीरियड्स नहीं आते हैं, ठीक है, पीरियड्स नहीं आते हैं तो किसी कारण होते हैं, हार्मोन्स का असंतुलन के कारण होता है, जिसको पीसीओडी हो जाता है, ठीक है, जिसका पीरियड्स रेगुलर नहीं होता है, तो ये सभी कारण किसके, हार्मोन्स के कारण ही होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स और एंजाइम में अंतर बात करें तो हार्मोन्स क्या होते हैं, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये रुधिर के माध्यम से अपने कार्य अंग में पहुंच जाते हैं। तो आपको बताया क्या, हार्मोन्स क्या होता है, रक्त के माध्यम से पहुंचते हैं, और एंजाइम क्या होते हैं, वो नली के माध्यम से पहुंचते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन रासायनिक प्रभाव से ये प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, एमिनो और स्टेरॉइड अथवा उनके उत्पन्न होते हैं। तो ये स्टेरॉइड्स के बने होते हैं, ये क्लोराइड प्रोटीन्स के बने होते हैं, ये इनका आणविक भाग जो भार होता है वो कम होता है और एंजाइम का अधिक होता है, ठीक है। ये जब इसका काम हो जाता है तो ये दूसरे फिर इसका उपयोग हम नहीं कर सकते, वो वहीं पे नष्ट हो जाता है। और जो एंजाइम होता है वो कुछ काम करने के बाद बचता है, तो उसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। या ये उपचयी क्रियाओं में सीधे भाग नहीं लेते, ये सीधे भाग नहीं लेते हैं, और जो एंजाइम होते हैं ये सारी क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, उससे कौन सा हार्मोन्स निकलता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनता है।
जो पहला हमारा ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, ठीक है, यह मानव शरीर के अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के श्रावण, स्वास्थ्य, लैंगिक विकास, वृद्धि आदि को नियंत्रित करती है, ठीक है। यह स्वयं एक अंतःस्रावी ग्रंथि होने के साथ साथ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के उत्सर्जन को नियमित करती है। इसी विशेषता के कारण इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारा पीयूष ग्रंथि है, जितने भी हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, सबका नियंत्रण कौन करता है? इसी के द्वारा ही सारे हार्मोन्स निकलते ग्रंथि काम करती है। तो इसीलिए ये सबका मास्टर है, क्योंकि इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, मास्टर पीयूष ग्रंथि, जो सभी हार्मोन्स जो निकलती है ना, जो भी हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनको नियंत्रित करती है, ठीक है। और बात करें, यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, मस्तिष्क में पाई जाती है। यह मटर के दाने के समान छोटी होती है, जो पुरुषों में लगभग 1.3 सेंटीमीटर होती है, और उसका व्यास कितना होता है? 0.5 ग्राम होती है। और ये महिलाओं में थोड़ी सी पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है। तो इसमें 13 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, लेकिन इतना हमें नहीं पढ़ना, जो इम्पोर्टेंट है बस हम वही पढ़ेंगे। जो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो इसको दो भागों में बांटा गया। पहला भाग है पक्षपाली, ठीक है, और दूसरा है अग्रपाली। तो जो पक्षपाली है, उससे दो प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। पहला है वैसोप्रेसिन नाम का हार्मोन निकलता है। ये क्या करता है? इसके अल्प स्राव से डायबिटीज इंसिपिड्स नामक या न्यूरोहाइपोफिसिस बीमारी होती है, या एंटी डायरोटिक हार्मोन्स भी है, ठीक है। और जो ऑक्सीटोसिन जो होता है, इससे निकलता है जो हार्मोन, ये क्या करता है? यह स्तनधारियों में दूध स्राव को उत्तेजित करता है। तो दूध निकलने के लिए, जैसे कि आप देखते होंगे, जो गाय भैंस होती है, तो उसमें ऑक्सीटोसिन नाम का एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे क्या होता है? दूध ज़्यादा निकलता है। तो जो उसको उत्तेजित कर देता है गाय भैंसों में, कि वो दूध ज़्यादा निकले, ठीक है। फिर आता हमारा अग्रपाली में कितने प्रकार के 7 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। पहला है वृद्धि हार्मोन, जिससे सोमेस्टो ट्रॉपिक हार्मोन, अगर कभी कभी क्या होता है, पूरा नाम ना पूछ के शॉर्ट फॉर्म में पूछ लेता है, HTH, ठीक है, STH नाम का कभी पूछ लिया, ये क्या कार्य करता है? तो ये क्या करता है? हमारे शरीर वृद्धि को प्रेरित करता है। तो ये वृद्धि में काम आता है, ठीक है, STH शॉर्ट फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है थायराइड प्रेरक हार्मोन। तो ये TSH क्या करता है? ये थायराइड के स्राव का नियमन करता है, ठीक है। और पुटिका प्रेरक हार्मोन क्या करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का नियमन करता है। एस्ट्रोजन महिलाओं का हार्मोन है, और पुरुषों में शुक्राणु उत्सर्जन को प्रेरित करता है। जो शुक्राणु, जो स्पर्म निकलता है पुरुषों में, उसको प्रेरित करता है कौन? पुटिका प्रेरक हार्मोन। फिर आता हमारा एड्रिनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। तो ये कहता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियमन करता है। और फिर आता है हमारा प्रोलैक्टिक हार्मोन, जिसे LTH कहते हैं। ये क्या करता है? स्त्रियों में दूध ग्रंथि से दूध स्राव का नियंत्रण करता है। तो जो स्त्रियों में दूध ग्रंथि है, दूध ग्रंथि, उससे क्या करता है? दूध स्राव का नियंत्रण करता है, कि उसको कि हाँ, निकलने के लिए उसको प्रेरित करता है, ठीक है। फिर आता हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या क्या करता है? ये जनन संबंधी क्रियाओं पे नियंत्रण करता है। जो भी हमारा जनन संबंधी क्रिया है, उसको नियंत्रित करता है। फिर आता है मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन। ये क्या करता है? त्वचा का रंग, तिल, चकते आदि के बनने को नियंत्रित करता है। अगर हमारे जो तिल निकलते हैं ना, तिल, चकते, जो जिस टाइप के त्वचा का रंग, ये सब कौन डिसाइड करता है? मेलानोसाइटिक प्रेरक हार्मोन, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या? पीयूष ग्रंथि। अब पढ़ेंगे हम थायराइड ग्रंथि। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा है, आपको बस थोड़ा थोड़ा देखना है। थायराइड ग्रंथि क्या होता है? ये श्वसन ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित दो पालियों से बनी होती है, जो दोनों पालियां संयोजित ऊतक के पतली बैंड से जुड़ी होती है। तो जैसे कि हमारा ये श्वास नली है, यहाँ पे दो ऐसे हमारा थायराइड ग्रंथि होता है, ठीक है। ये पोटिका कोशिका दो हार्मोन, ये क्या करती है? दो हार्मोन स्रावित करती है, थायरोक्सिन, ठीक है, यहाँ पे थायरोक्सिन
थायरॉक्सिन जिसे T4 कहते हैं, और कौन सा हार्मोन, टाई आइडो थायरोनिन जिसे T3 कहते हैं का क्या करती है, ये संश्लेषण करती है। ठीक है, थायराइड हार्मोन ये सामान्यतः दर से संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। इसका संश्लेषण के लिए, इसका सही प्रकार से निकलने के लिए क्या होता है, हमें आयोडीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप लोगों को सबको पता है आयोडीन की आवश्यकता होती है हमारे थायराइड ग्रंथि से क्या होता है, थायराइड हार्मोन निकालने के लिए। ठीक है, थायराइड ग्रंथि की अति क्रियाशीलता से, अगर वो ज़्यादा थायराइड ग्रंथि से ज़्यादा हमारा निकल रहा है थायराइड ग्रंथि से, तो क्या होता है, इसे एक्सपोथैलेमस गॉइटर कहते हैं, जिसे हम एग्जाम में पूछते हैं ना, गॉइटर रोग किससे होता है। ठीक है, ठीक है, तो ज़्यादा निकलता हमारा तब होता है। फिर इसके बाद अगर इससे कम निकलता है तो कौन सा रोग हो जाता है, अगर इससे कम निकलता है थायराइड ग्रंथि से तो हमारा इसमें रोग होता है घेंगा, जिसे गलकंड कहते हैं। ठीक है, भोजन में आयोडीन की कमी के से थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, जिससे गर्दन भी फूलकर मोटी हो जाती है। फिर आता हमारा जड़ मानवता। ठीक है, यह बच्चों में थायराइड के अल्पस्राव के कारण होता है, जिसके परिणामस्वरूप बच्चों में मानसिक व शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और बच्चे बौने हो जाते हैं। जब कम स्रावित होगा तो क्या होगा, जड़ मानवता एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे बौने हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता हमारा मिक्सीडीमा। ठीक है, ये रोग क्या होता है, यह वयस्कों में थायराइड के अल्पस्राव के कारण होता है, जिसमें व्यक्ति की उपापचय की गति मंद होने लग के कारण शरीर का तापकरण, रुधिर दाब, मानसिक वृद्धि भी कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति कमजोर तथा सुस्त हो जाता है। इस अवस्था में मिक्सीडीमा हो जाता है। अगर मिक्सीडीमा पूछे तो थायराइड के कम स्राव के कारण होता है। फिर आता है हाशीमोटो रोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इस रोग में क्या होता है, शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देते हैं। जो हमारा शरीर है, जो हमारा थायराइड ग्रंथि है, क्या करता है, उसको नष्ट कर देता है। इसी रोग को क्या हम कहते हैं, प्रति इम्यू या रोग, या फिर थायराइड की आत्महत्या। ठीक है, सुसाइड ऑफ थायराइड भी कहते हैं। अब आता हमारा पैराथायरॉइड ग्रंथि। तो ये क्या होता है, हमारे ये हमारे जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, इसी के बीच में पाया जाता है। ठीक है, इसके थायराइड ग्रंथि की दो पालियों एक जोड़ी पैराथायरॉइड ग्रंथि पाई जाती है। तो एक जोड़ी पाई जाती है जो पैराथायरॉइड हार्मोन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्रावित करती है। ठीक है, यह हार्मोन शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस के वितरण एवं चयापचय को नियंत्रित करती है। तो जो हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस है, इसकी मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, PTH। ठीक है, पैराथायरॉइड हार्मोन ये नियंत्रित करता है। इसमें से जो हार्मोन निकलता है ना, पेप्टाइड हार्मोन, ये क्या करता है, हमारे कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा हमारे शरीर में नियंत्रित करता है, जिसमें हमारे हड्डियों को मजबूती प्रदान होती है। तो इसमें देखें, अगर हमारा पैराथायरॉइड हार्मोन के अल्प स्राव से कंकाल पेशियों में फैलाव की क्षमता कम हो जाती है, तो वो क्या होगा, जब ये स्राव कम होगा पैराथायरॉइड हार्मोन का, तो क्या होगा, कैल्शियम फास्फोरस की कमी होगी, तो क्या होगा, ये शरीर फैलेगा नहीं, तो जिससे क्या होता है, टेटनी, जो टीटनी नामक रोग होता है ना, वो हो जाता है। फिर अगर इसका अतिस्राव होता है तो क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, जिसमें हड्डियां क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है, खुद से अपने आप गलने लगती है, ज़्यादा होने के कारण वो गलने लगती है हमारी हड्डियाँ, और वो टूट जाती हैं। ठीक है, ये दो बीमारी होती है जब हमारा पैराथायरॉइड हार्मोन स्रावित होता है, कम स्रावित होता है टिटनी होती है, अगर ज़्यादा स्रावित होता है तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। ठीक है, फिर हमारा आता है थाइमस ग्रंथि। तो ये थाइमस ग्रंथि क्या होता है, ये क्या करता है, ये थाइमोसिन और लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन निर्माण, ठीक है, प्रोटीन और हमारा लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट का निर्माण करते हैं। तो ये क्या करता है, ये वृद्धि में काम करता है, लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा करता है। तो ये जो हार्मोन है 15 साल की एज तक रहता है, उसके बाद नष्ट हो जाता है, तो ज़्यादा इसको पढ़ना नहीं है। कहा गया, नेक्स्ट है हमारा पीनियल ग्रंथि। ठीक है,
पीनियल ग्रंथि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा। पीनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में स्थित होती है। पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। कौन सी? मेलाटोनिन। यह ग्रंथि प्रकाश पर आधारित जैविक घड़ी का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त यह ग्रंथि शरीर के सोने जागने के चक्र, तापमान निर्धारक एवं महिलाओं के मासिक चक्र का निर्धारण करती है। तो यहाँ देखिए, पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? मेलाटोनिन नाम का हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। ये हमें बताता है कि हाँ, जैसे लाइट ऑफ हुई रात में, तो वो क्या होता है, लाइट ऑफ होने के बाद हमारे मस्तिष्क में मेलाटोनिन क्या करता है कि हाँ, लाइट ऑफ हो गई, हमें सोने का टाइम हो गया। ठीक है, ये ग्रंथि ये आपका तापमान चक्र भी बताता है। जो महिलाओं में जो मासिक धर्म चलता, जो पीरियड चलता है, ठीक है, मासिक धर्म जो चलता है, पीरियड जिसे कहते हैं, वो यही नियंत्रित करता है। कौन? कभी एग्जाम में पूछा मासिक धर्म में कौन सा हार्मोन उत्तरदायित्व होता है, तो मेलाटोनिन हार्मोन इसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, और ये क्या काम करता है? ये करता है कार्बोहाइड्रेट के पचने से बने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ठीक है, जो ग्लूकोज होता है, मेलाटोनिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। और ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? यकृत में स्टोर होता है। ठीक है, ये तो पढ़ाया गया आप लोगों को। फिर क्या करता है? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा विमुक्त होती है। ठीक है, बाद में जब आवश्यकता पड़ती है तो वापस वो ग्लूकोज में बदलकर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। फिर ये रुधिर में ग्लूकोज की निश्चित मात्रा बनाए रखती है। तो कितने शरीर में ग्लूकोज की मात्रा होगी, ये मेलाटोनिन निर्धारित करती है। फिर आता हमारा कोशिका की आधारी उपचयी दर को प्रभावित करती है। फिर आता हमारा नेक्स्ट है वृषण, जिसे टेस्टिस कहते हैं। ये क्या होता है? मेल जो होते हैं ना, मेल में होता है। ठीक है, जो आदमी जो होते हैं उनमें होता है 2 टेस्टिस होते हैं। उसमें क्या होता है? इससे 2 हार्मोन निकलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन। ठीक है, और निकलता हमारा शुक्राणु, जिसे वो कहते हैं हम स्पर्म कहते हैं। वो 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। तो ये ज़्यादा डिटेल में यहाँ बात नहीं करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है, उसमें हम बात करेंगे मेल और फीमेल के दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर आता हमारा अंडाशय। तो जैसे कि मेल में भी 2 हमारे टेस्टिस होते हैं, अंडाशय, ओवरी। जो महिलाओं में 2 ओवरी होती हैं। ठीक है, इस टाइप के ओवरी होती हैं 2 यहाँ पे। ठीक है, 2 ओवरी होती हैं, जिससे 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। पहला होता है हमारा, ठीक है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन निकलता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन निकलता है हार्मोन। एक आता है एक और हार्मोन है जो निकलता है, वो है रिलैक्सिन। ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? जो एस्ट्रोजन होता है वो करता है जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रकट करता है। ठीक है, एस्ट्रोजन अपने आपके जनन में मदद करता है कि उसको, और जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो प्रसव की सहायता करता है। जैसे कि बच्चों को वो प्रोटेक्ट करता है, उसको बनाए रखता है। ठीक है, उसको सभी पोषक तत्व उसको ये प्रोजेस्टेरोन के द्वारा मिलता है। वो उसको रक्षा करता है बच्चों की। और जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है, जब आपके प्रसव होता है उसमें हेल्प करता है। वो आपके अंगों को फैलाने में सहायता करता है। ठीक है, फिर आप लास्ट हमारा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये तंत्रिका संरचना व अग्र मस्तिष्क का भाग है। इसे धूसर द्रव से के बहुत से पिंड होते हैं, जिन्हें हाइपोथैलेमस केंद्रिकाएं कहते हैं। इन हाइपोथैलेमिक केंद्रिकाओं के तंत्रिकाक्ष पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। तो सबसे आपको ये सबसे सरल भाषा में बताएं तो हाइपोथैलेमस जितनी भी हमारी हार्मोन क्रियाएं होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, वो क्या करती हैं? इसी के द्वारा चलता है। ये सबसे हेड होता है। हेड बात करें तो हमारा हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस जो हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, ये सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। उसके बाद हमारा कोई और आता है, उसके बाद हमारा
पीयूष ग्रंथि आता है वो नियंत्रित करता है। उसके बाद हमारा इसके बाद जो भी ग्रंथियाँ आएंगी उसको सबसे नियंत्रित करता है, हमारे सभी क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ये सबसे बड़ा हेड हुआ, ठीक है। इसके द्वारा ही पूरे ग्रंथियाँ काम करती है, हार्मोन्स स्रावित करती है, जितने भी प्रकार के हार्मोन्स एंजाइम जो भी है, ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये जब तक नहीं बोलेगा तब तक कोई कार्य नहीं होगा। तो हाइपोथैलेमस सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यही सबको नियंत्रित करता है, सबकी देख रेख करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी।